माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी चर्चा में हमने आपके विचार भी सुने हैं। हम तो यहाँ पर अपने विचार दे रहे हैं, आप ऐसा जीवन जीते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा राजस्थान जानता है कि किस तरीके से आप चिकित्सा के क्षेत्र में पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लेके राजनीति में काम कर रहे हो। एक अद्भुत उदाहरण राजस्थान में है। और माननीय सभापति महोदय, जब बजट पर चर्चा हुई थी तब मैंने एक बात कही थी, मैं बजट पर चर्चा में भाग ले रहा था। माननीय सभापति महोदय, आप जैसे लोगों की संवेदनाओं को और हालात को मैंने प्रकट करने का प्रयास किया कि फिक्की की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए, आज भी इस मुल्क में 4% लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज कराते कराते बीपीएल बन जाते हैं। और बीपीएल नहीं बन जाते, इलाज कराते कराते स्वयं को गिरवे रख देते हैं, स्वयं की संपत्ति का पहचान कर देते हैं। और न जाने कितनी बार हमको ये बात अखबारों में पढ़ने को मिलती है, इलाज नहीं कराने के अभाव में बीमारी से तंग आकर आत्महत्या की। आधुनिक युग में यह हम सब के लिए एक चुनौती है। समूचे चिकित्सा विज्ञान और समूची गवर्नमेंट सारी व्यवस्था के लिए एक चुनौती। और इस चुनौती को मैं नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं समझा। आप जैसे लोग तो न जाने कब से अपने व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर इस चुनौती से लड़ रहे हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। उस परेशान व्यक्ति की सहायक बनने का काम किया भामाशाह बीमा योजना। आपने भी अभी जिक्र किया था, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। वो व्यक्ति जो अपना इलाज नहीं करा सकता था, इलाज उसके लिए अपने आप में गरीबी का कारण, बीपीएल के रास्ते पे जाने का कारण बन सकता था, या तंग आकर उसके लिए आत्महत्या का रास्ता बना सकता था। सरकार ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इस राजस्थान का कोई गरीब व्यक्ति मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाएगा, जांच की जो सुविधा वहां पर उपलब्ध होगी, सरकार उसकी निःशुल्क जांच कराएगी। सरकार ने दिशा में गंभीरता से प्रयास किए हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हमने बहुत तरक्की की है। माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि चिकित्सा के इतिहास की कहानी हमारे यहां लंबी है।
और मैं अगर कहूं कि ये कहानी प्रागैतिहासिक से लेकर आधुनिक समय तक होती है, जिसमें मनुष्य को विभिन्न युगों और विकास, संस्कृति और सभ्यता के चरणों के माध्यम से शामिल किया गया। अलग अलग समय अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई। उस समय आदमी की जरूरत, आदमी के स्वास्थ्य पर किस प्रकार का असर पड़ रहा है, यह चिंतन प्रारंभ काल से हमारी चिकित्सा पद्धति में प्रारंभ हुआ और एलोपैथी हमारे यहां बहुत तीव्र गति से 19वीं शताब्दी में प्रभावित हुई, लेकिन इसके प्रयोग हमारे यहां 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गए। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से, किस मुल्क में अगर पहला मेडिकल कॉलेज 28 जनवरी 1835 को कलकत्ता में खुला। 1833 में भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय चिकित्सा शिक्षा को संशोधित करने और उसमें सुधार करने के लिए बहुत सारे संगठनों की रिपोर्ट के आधार पर इस मुल्क में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात की। आज भी 28 जनवरी बंगाल में मेडिकल कॉलेज के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेडिकल कॉलेज की शिक्षा इस हिंदुस्तान में लगभग 200 साल की उम्र पूरी करने जा रही है और ऐसे समय में माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, हम लगातार पिछले 25-50 सालों में 4 प्रकार की बीमारियों से लड़े। मैं जब बहुत छोटा था तो गांव में चर्चा होती थी, चेचक हर बच्चे को निकलेगी, छोटी माता बड़ी माता। पोलियो आम बात थी, खसरा आम बात थी। इस मुल्क में 4-5 बीमारियों पर रोक लगाने के लिए टीके की व्यवस्था हुई। पोलियो हिंदुस्तान से विदा होता जा रहा, चेचक हिंदुस्तान से लगभग विदा हो गई, लेकिन एलोपैथी की चिकित्सा विकास के इस मुल्क में 200 साल होने के बाद आज मैं जिन 4-5 बीमारियों के टीकों की चर्चा कर रहा हूं, ये सारे के सारे टीके जो इजाद किए, ये दुनिया के दूसरे देशों ने किए। हम चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, चिकित्सीय सुविधाएं हमने आगे बढ़ाई है, हमने चिकित्सा महाविश्वविद्यालय खोले हैं, लेकिन चिकित्सा के बारे में हमारी अनुसंधान की स्थिति बहुत दुर्बल है। और अगर मैं ये कहूं कि आज हम चिकित्सा के अनुसंधान से आगे मिसाइल के अनुसंधान में दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मिसाइल में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, चिकित्सा अनुसंधानों में हम आज दुनिया में बहुत पिछड़ रहे हैं। तरक्की करते हुए भी आज जब विश्लेषण आते हैं, मैं एक आंकड़े अगर आपको पढ़कर सुनाऊंगा माननीय सभापति महोदय, 2014 के अंत में इंडिया स्पेंड द्वारा एक विश्लेषण किया गया और भारत में 5 लाख डॉक्टरों की कमी बताते हुए कहा 2014 के अंत तक 7,40,000 सक्रिय डॉक्टरों के बाद भी हमारी स्थिति 1:1674 डॉक्टर प्रति व्यक्ति, मतलब पर डॉक्टर 1674 व्यक्ति, और यह स्थिति बताई वियतनाम, अल्जीरिया और पाकिस्तान से खराब। और ये मैं वो आंकड़ा दे रहा हूं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने यह रिपोर्ट भारत की पार्लियामेंट में रखी। ये सारे तथ्य हमारे सामने। इन सारे तथ्यों के बाद भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं, और उसी समिति ने कहा कि अगर हम दुनिया के चिकित्सा के क्षेत्र में एडवांस देशों का मुकाबला करना चाहते हैं और आज अगर हम तीव्र गति से दौड़ लगाएंगे, तो माननीय सभापति महोदय कहा, एक रात में तो किसी को डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 5 सालों तक हर साल 100 मेडिकल कॉलेज जोड़ते हैं, तब 2029 में जाकर हम दुनिया के पैरामीटर्स में अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। 2029 में। अभी
झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 8 मेडिकल कॉलेज, संसाधनों का भी अभाव हो सकता है, लेकिन इस दिशा में देर है दूरस्थ है। राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस मंशा के साथ राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं कि हम देश में अपने आप को एक ठीक मुकाम पर स्थापित करें। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिए राज्य के चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस अवसर पर कई सारी बात माननीय सभापति महोदय करनी है, लेकिन मैं एक बात जरूर आज मानिए सभापति महोदय आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से करना चाहता हूं। मैंने बजट में भी बात कही थी, इस मुल्क में कोई सरकार का मुखिया और चिकित्सा मंत्री नहीं होगा जो संसाधनों की उपलब्धता के बाद उस प्रदेश के किसी मरीज को इलाज के अभाव में मरने दे। ये नजरिया राजस्थान में नहीं है, इस मुल्क में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सीमित संसाधनों में हम कैसे व्यवस्था करें, संसाधनों का डेवलपमेंट कैसे करें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कैसे हो, यह चिंतन लगातार होना चाहिए। मैंने बजट में एक पीड़ा व्यक्त की थी माननीय सभापति महोदय। आज मैं चिकित्सा मंत्री बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, मेरी बात को सुनेंगे माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय? माननीय सदस्य आप बोले, वो सुन रहे हैं, वो पूरी तरह से सजग है वो। ठीक, मैंने एक बात कही थी माननीय सभापति महोदय, मैंने एक बात कही थी कि इस दुनिया में विश्वविद्यालय और चिकित्सालय क्रमोन्नत किए जाते हैं, उन्नत नहीं किए जाते। संसार का इतिहास उठा के देख लो, भारत का इतिहास उठा के देख लो। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुधरना चाहिए, उन्नत होना चाहिए, चिकित्सालय उन्नत होने चाहिए, अउन्नत नहीं होने चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ है माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सदन में 2001 और 2011 के सेंसस के आंकड़े इस राजस्थान के 5 बड़े नगरों के दिए थे, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। और मैंने इस सदन में कहा कि 2001 की तुलना में 2011 में जो आबादी की ग्रोथ बढ़ी है जिस तीव्र गति से, 2001 की तुलना में कोटा 44% आबादी बढ़ी है। राजधानी भी इस ग्रोथ को नहीं पकड़ पाया। और 2014 में न्यू मेडिकल कॉलेज में महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के 3 यूनिट को शिफ्ट कर दिया। और आज इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने कहा हम न्यू मेडिकल कॉलेज में 30 करोड़ रुपए देंगे। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे हम, मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। लेकिन महाराव भीम सिंह चिकित्सालय की 2 यूनिट ये बनने के बाद शिफ्ट कर दी जाएगी। मुझे बहुत पीड़ा है माननीय सभापति महोदय। मैं आज उम्मीद करूंगा जब चिकित्सा मंत्री जी जवाब देंगे तो निश्चित रूप से इस पर अपनी बात करेंगे। मैं आज कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। महाराव भीम सिंह चिकित्सालय आज का चिकित्सालय नहीं। इस चिकित्सालय की 1952 में नींव रखी माननीय सभापति महोदय। 1952 आजादी के बाद 1958 में महाराव भीम सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। और आज ये सब 3 यूनिट शिफ्ट होने के बाद भी महाराव भीम सिंह चिकित्सालय जिसमें 474 बेड स्वीकृत है, उन 474 बेड के अगेंस्ट 670 बेड लगाए हुए हैं। 670 बेड, 474 बेड के अगेंस्ट। और हम लगातार मांग कर रहे हैं, वहां बेड लगे हुए हैं, वहां 700 आदमियों का प्रतिदिन इलाज होता है। और वहां पर वार्षिक आउटडोर 7 लाख, इंडोर 38 लाख, और न्यू मेडिकल कॉलेज में 470 बेड लगे हुए हैं। 559 उसके अगेंस्ट वहां पर भर्ती है। एमबीएस अस्पताल में 474 के अगेंस्ट 700। हम उसको क्रमोन्नत करने के बजाय, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के बजाय, और जहां पर लगातार पानी बिजली की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होने के कारण चंबल जैसी नदी और
थर्मल जहां पर हो उसके कारण लगातार आबादी बढ़ रही है और देश और दुनिया का इस आबादी के फ्लो के बढ़ने के अलावा 2 से 3 लाख बच्चा वहां पर आता है। और ऐसे में मैंने कहा कि अगर आप जयपुर में 2 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर सकते हो तो आने वाले समय में जब हमें चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया के समकक्ष इस मुल्क और इस राजस्थान को ले जाकर खड़ा करना है तो कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय को बंद करने के बजाय उसे नए मेडिकल कॉलेज के रूप में, भविष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। इतना बड़ा स्वरूप है। उसी कैंपस में जनाना अस्पताल काम करता है माननीय सभापति महोदय, और उस जनाना अस्पताल में 337 बेड के अगेंस्ट 470 बेड काम कर रहे हैं। 2.5 लाख आउटडोर, 50,000 इंडोर उसी एमबीएस कैंपस में। उस एमबीएस के कैंपस में 10 लाख रोगी आउटडोर में और लगभग 1 लाख रोगी जनाना अस्पताल और एमबीएस मिलाकर इंडोर में आते हो। उस अस्पताल की एक भी यूनिट को वहां से अब शिफ्ट किया जाना उस कोटा के साथ अन्याय होगा। मैं बहुत ईमानदारी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये कोटा के साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, अगर आप जब घोषणा करेंगे, आज जवाब देंगे तो कहेंगे वो कोटा की शान, वो कोटा की पहचान, और कोटा ही नहीं, वो एमबीएस अस्पताल जो पूरे डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल रहा है, उस अस्पताल के मौलिक स्वरूप को विघटित करने के बजाय उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे। एक ब्रांच वहां से शिफ्ट नहीं होगी। नीरो इंटरवेंशन कैथ लैब बनकर तैयार है माननीय चिकित्सा मंत्री जी। एक दानदाता ने करोड़ों रुपए लगा दिए उपकरणों के अभाव में। न्यूरो इंटरवेंशन कैथ लैब उपकरणों के अभाव में प्रारंभ नहीं हो रही, करोड़ों रुपए लग चुका है। मैं आज आपसे अनुरोध करूंगा कि इस न्यूरो इंटरवेंशन लैब को प्रारंभ करने के लिए आज आप निश्चित रूप से इस बजट में हमको न्याय दिलाएंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से, कि कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में मरीजों की आवक को देखते हुए, उस अस्पताल की प्रतिष्ठा को देखते हुए पिछले 3 साल से 54 करोड़ रुपए का ओपीडी ब्लॉक बनाने की वहां पर सिफारिश आपके पास पेंडिंग पड़ी है, एस्टीमेट पेंडिंग पड़ा है। ये कोटा के साथ न्याय होगा, कोटा के विश्वास के साथ न्याय होगा। जो महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के लिए मन्नत मांगता, दुआ करता है। मैंने कहा बजट में, जिसने अब तक लाखों लोगों को जीवन दिया, अमीर से लेकर फटी जेब के व्यक्ति का जिस महाराव भीम सिंह चिकित्सालय ने इलाज किया, माननीय सभापति महोदय, उस महाराव भीम सिंह चिकित्सालय के स्वरूप को यह कोटा किसी भी सूरत में नहीं टूटने देगा। यह बात सबको समझनी चाहिए, बहुत ईमानदारी के साथ समझनी चाहिए। और इसलिए आज के इस अवसर पर, चूंकि माननीय मंत्री महोदय, कोटा से आपका पुराना रिश्ता है, कोटा के बारे में आप सकारात्मक सोचते हैं, आप हमारे अगुआ नेतृत्व करते हैं, हमने नेतृत्व के गुण आपसे सीखे। विद्यार्थी राजनीति में हमने आपकी उस सदा सहता को और संघर्ष की क्षमताओं को, आम आदमी के बारे में जो आपका चिंतन है, उसको देखकर हमने ABCD पढ़ना सीखा है। और जब मैं आज आपसे एक छोटे भाई के नाते, कोटा के प्रतिनिधि के नाते अपना हक मांग रहा हूं, तो निश्चित रूप से मैं इस विश्वास को आज जीत कर जाऊं कि मेरे बड़े भाई के नाते मंत्री महोदय ने आज मेरी विधानसभा और कोटा के साथ न्याय किया है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें भी चर्चा में आई है, बहुत सारी चीजें। माननीय सभापति महोदय, लगातार बहुत सारी चीजें आज चर्चा में आई है। लोक स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हुई। बीमारी का कारण खानपान हो गया और खानपान की अशुद्धता ने हमारे शरीर को बीमारी का घर बना दिया। आज लोक स्वास्थ्य के साथ सफाई पर भी चर्चा है और इसलिए सफाई पर चर्चा करते समय हम
माननीय सभापति महोदय, आज सफाई पर चर्चा करते समय, लोक स्वास्थ्य पर चर्चा करते समय बहुत ईमानदारी के साथ विचार करें कि खान पान के तौर तरीकों से जो हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं, हमें इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा। हमें तय करना पड़ेगा, हमारा फूड का महकमा है, इस प्रकार से मिलावटी चीजें बाजार में बिक रही। सवाल केवल दूध, दही, मक्खन, घी का नहीं, आज कितने पेस्टिसाइड्स की मात्रा खान पान में आ रही, आज कितने रासायनिक खादों की मात्रा खान पीन में आ रही है। और इसका परिणाम यह हो गया माननीय सभापति महोदय, यह केवल राजस्थान का विषय नहीं है। कई बार मैंने इस सदन में माननीय सदस्यों से चर्चा सुनी है, हरियाणा पंजाब से एक ट्रेन चलकर जो राजस्थान में आती है, उस ट्रेन का नाम तो कैंसर ट्रेन रख दिया गया। वो कैंसर ट्रेन खान पीन से हमारे शरीर में बीमारी आई, हमारे खान पीन के तौर तरीकों से आई। आज हमको गंभीरता पूर्वक इस लोक स्वास्थ्य पर चर्चा करते समय यह विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी एजेंसियां सतर्क होकर काम करें। हमारी एजेंसियां सतर्क होकर उस राजस्थान और हिंदुस्तान के किसान को अवेयर करें कि आप जो फसल पैदा कर रहे हैं, आप जो सब्जी पैदा कर रहे हैं, उसमें रासायनिक खादों की और किस प्रकार से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि लोक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े, यह भी चिंतन हमको करना पड़ेगा। और माननीय सभापति महोदय, हमें हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की तरफ लौटना पड़ेगा। मैं बहुत ईमानदारी से आज आयुर्वेद के बारे में कहना चाहता हूं। आयुर्वेद के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, यह भारत का प्राचीनतम चिकित्सा ज्ञान है। और इस भारत के प्राचीनतम चिकित्सा ज्ञान के बारे में जब मैं आज अब चर्चा कर रहा हूं, तो माननीय सभापति महोदय, एक सिद्धांत रहा है आयुर्वेद का, लिखा है धरती को बनाने वाले 5 तत्व इस स्थूल शरीर में व्यक्त हैं। क्या आम बात है, विज्ञान ने भी इस बात को मान लिया है कि शरीर 5 तत्वों से बना है। और जब शरीर 5 तत्वों से बना है, जो धरती में निहित 5 तत्व है, तो फिर हमको यह तय करना पड़ेगा कि बीमार होने के बाद हमको फैक्ट्री प्रोडक्शन मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा या बाजारू मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। अगर गाड़ी खराब हुई है तो प्रोडक्शन वाला मैकेनिक हमारे पास बैठा है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। भारतीय परंपरा में धरती पर पैदा होने वाला एक एक पौधा, उसकी एक एक पत्ती, उसकी एक एक वृक्ष की छाल में आयुर्वेद है। यह दुनिया का विज्ञान मान चुका है, इस पर जाना पड़ेगा। और मैं परसों जब शिक्षा पर यह बात कर रहा था माननीय सभापति महोदय, तो टिप्पणी आई कि प्रहलाद गुंजल और शिक्षा मंत्री को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम 500 साल पीछे चले गए। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आज MBS SMS किडनी ट्रांसप्लांट होगा आजादी के 70 साल बाद। हम ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन मैं अगर आज हमारी भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति की बात करूं, तो मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, क्या था वो? गणेश जी का सिर काट दिया, हाथी का सिर लगा दिया, वराह अवतार में सुअर का सिर लगा दिया। गौतम ऋषि ने जब इंद्र को स्थापित कर दिया तो बकरे के गुप्तांग सर्जनों ने लगा दिए। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो संजीवनी बूटी से वेद ने उनको जिंदा कर दिया। यह हमारी परंपरा रही। और अगर कोई इन परंपराओं को माइथोलॉजी कहता है या विश्वास को बनाए रखने वाली बात कहता है, तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एलोपैथी का इस हिंदुस्तान में 18वीं शताब्दी से पहले प्रवेश नहीं हुआ था। 18 अच्छी घाव सहने वाला राणा सांगा कौन सी पद्धति से जिंदा रहा? 80 घाव सहने वाला। 13वीं शताब्दी में यहां पर तोप के युद्ध प्रारंभ हो गए थे। 3री शताब्दी में कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मर गए थे, लाखों लोग इंजर्ड का उपचार हुआ। यह हमारी बेसिक चिकित्सा पद्धति इतनी मजबूत चिकित्सा पद्धति रही कि बड़े बड़े घाव और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने की, ट्रांसप्लांट करने की पावर। सिर का ट्रांसप्लांट कर दिया, जननांगों का ट्रांसप्लांट कर दिया,
कई प्रकार की जो ट्रांसप्लांट पावर हमारी चिकित्सा पद्धति में थी, हमने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही, मैंने कहा था जब एजुकेशन पर बोल रहा था कि हम आर्यभट्ट और वेदों की तरफ जाते हैं, तो लोग आज ये सवाल खड़े करने लगे, हम दुनिया के एडवांस आधुनिक विज्ञान को क्या मुंह दिखाएंगे कि भारत पुरातन पंथी है। उस पुरातन पंथ में जो ज्ञान छुपा था, उस पुरातन पंथ को चुराकर, उसको सीखकर दुनिया का आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा बनी है। हमें आज हमारे तौर तरीकों पर लौटना पड़ेगा। और मैं उदाहरण दूं माननीय सभापति महोदय, कि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, जिनको पार्किंसन की बीमारी हो गई, दुनिया का सबसे एडवांस देश, उस पार्किंसन नाम की बीमारी का इलाज नहीं कर पाया, अपने राष्ट्रपति को उस बीमारी से मरना पड़ा। वो दुनिया के सबसे एडवांस देश को ये त्रासदी झेलनी पड़ी। और जब भारत के आयुर्विज्ञान से, आयुर्वेद से इस बारे में चर्चा करते हैं, तो रोज जो भारत का व्यक्ति अपने घर में बनने वाली सब्जी में चिमटी भर हल्दी डालता है, वो हल्दी पार्किंसन नाम की बीमारी का इलाज है, उपचार है, बीमारी नहीं आने देना चाहते। हम अनुसंधान कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पर चर्चा करते समय जब कृषि मंत्री जी जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने किनवा और कोई एक और फसल का नाम लिया कि ये 300 प्रकार की बीमारियों को रोकते हैं, और हम दुनिया के दूसरे देशों से ये पौधे उधार लेकर आ रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, हमारे भारत में प्रकृति का खजाना इतना अद्भुत रहा है। हमने तो सनातन परंपराओं को छोड़कर पाश्चात्य परंपराओं का जो अनुसरण और अनुगमन किया है, उससे हमारा मूल चिंतन और हमारा जो यथार्थ था वो धराशायी हो गया। और उसका परिणाम यह हुआ माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद मर गया, आयुर्वेद खत्म हो गया। एलोपैथी ने आज हमको, और एलोपैथी का मतलब संक्रमण पर तुरंत नियंत्रण और कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स। आप तो माननीय सभापति महोदय कितने वर्षों से इस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। हम तत्काल बीमारी पर इलाज, भौतिक युग है, लोग 1 मिनट भी चुप बीमार नहीं रहना चाहता, विकास की रफ्तार से ब्रेक नहीं करना चाहता, इसलिए एलोपैथी के सामने आत्मसमर्पण है। अगर किसी के पास समय है तो फिर वो अपनी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए उसके पास एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद ही एकमात्र रास्ता है। यह हमारे अपने राष्ट्र की शिक्षा पद्धति है। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर माननीय चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 साल पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नयापुरा हुआ करता था। पिछली सरकारों ने उस आयुर्वेद के साथ अन्याय करके उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सामान्य आयुर्वेद डिस्पेंसरी में बदल दिया, जहां पर 10-10 आयुर्वेद के चिकित्सक बैठा करते थे। आज केवल एक चिकित्सक बैठता है। मैं आज आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर निश्चित रूप से अगर इस बजट में आप अगर हमको कोई आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए कोई कदम उठाएंगे, तो निश्चित रूप से कोटा के नयापुरा के उस जिला अस्पताल के स्वरूप को पुनर्बहाल करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। और अभी जब होम्योपैथी का बिल आया था, तो उस पर भी बहुत गंभीरतापूर्वक डिस्कशन हुआ था। हमें माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, सभापति महोदय, हम एलोपैथी को नजरअंदाज करके रफ्तार को नहीं तोड़ना चाहते। एलोपैथी आज दुनिया की तमाम प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण करने वाली एक पद्धति बन गई, लेकिन वो पद्धति जीवन की मित्र नहीं है, वो पद्धति प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, वो पद्धति खतरा आने के बाद बचाती है, खतरों से बचाने वाली चिकित्सा पद्धति नहीं है। मित्र वो है, खाली वो नहीं जो संकट के समय साथ दे, मित्र वो है जो संकट आने से बचाए, संकट आने की चेतावनी से बचाए, संकट आने न दे। अगर हम इस रूप में एलोपैथी आयुर्वेद की चर्चा करेंगे, तुलना करेंगे, तो एलोपैथी संकट में साथ देने वाला मित्र हो सकता है, लेकिन हमारी बेसिक जो शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति है, वो संकट आने से रोकने वाली मित्रता वाली पद्धति है। इस बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण आपने बजट में प्रावधान किया है, लेकिन हम इस पर बहुत ईमानदारी से आगे बढ़े, इसमें रिसर्च हो। आज आयुर्वेद में ऑपरेशन होते हैं, आयुर्वेद में इलाज होता है, हम इस पर क्यों ना इस प्रकार के रिसर्च करें। आज रिसर्च में हम कितने पिछड़ गए। आज डॉक्टरों को हड़ताल का एक ऐसा बड़ा हथियार मिल गया। आपने एक आदेश जारी कर दिया कि एमओ और एसएमओ वो नए मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं। प्रोफेसर हड़ताल पर आ गए। इस पैसे में इस प्रकार का अनुशासनहीनता,
माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, तय करना पड़ेगा। जो मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर है, आज पीजी करने वाला बच्चा 50 साल पहले जो थीसिस लिख दी गई है, उस थीसिस को चुराकर नया डॉक्टर पीजी कर रहा है। 50 साल में कितनी नई थीसिस बन गई। अगर मौलिक चिंतन होता और ये रिसर्च का एक आधार बनता कि नया पीजी करके डीएन करके निकलने वाला बच्चा एक नई थीसिस और नई रिसर्च के साथ आगे बढ़ेगा, तो आज अनुसंधान के क्षेत्र में हम दुनिया के बेहतरीन देशों में आकर खड़े हो जाते। हमारे यहाँ तो जो 10, 20, 50, 30, 25 साल 50 साल पहले लिख दी गई उसी थीसिस में से हम चलते हैं। और हमारे प्रोफेसरों को इतना समय ही नहीं, उन्हें अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चाहिए। अस्पताल के समय के अलावा उन्हें सवेरे 4 बजे 5 बजे से 9 बजे तक की प्रैक्टिस चाहिए, शाम को 5 बजे से रात के 1 बजे तक की प्रैक्टिस चाहिए। वो टीचिंग करना, अनुसंधान के लिए शिष्यों को तैयार करना, नई ऐसी पीढ़ी जनरेट करना जो चिकित्सा के बहुमूल्य अनुसंधान भारत में कर सके, इस परंपरा को जिंदा करना है। तो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स जो पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह को चाहो तो आप 4 गुना कर दो, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगकर चिकित्सालय में ही उनका सारा का सारा समय इलाज और पढ़ने पढ़ाने के ऊपर जाना चाहिए। ये परंपरा कायम कर दी तो आज हम कोई अनुसंधान में, हमारा आविष्कार में कोई नाम ही नहीं। हम दुनिया में होने वाले आविष्कारों से, टीकों से उधार लेकर हम हमारे यहाँ से बीमारियों को भगाना चाहते हैं। और अब तो माननीय सभापति महोदय, बस अंतिम बात की ओर आगे बढ़ रहा हूं, अब ये भी चर्चा होने लगी, स्वाइन फ्लू आ गया, कई प्रकार की बीमारियां आ गई, आम आदमी तक आज ये चर्चाएं हो गई कि दुनिया के वो लोग जो मेडिकल क्षेत्र को उपभोक्ता बाजार समझने लगे हैं, बीमारी का वायरस पैदा करते हैं और दुनिया के दूसरे देशों में भेजकर फिर उसका इलाज इजाद करके एक मार्केट उपभोक्ता मेडिकल का तैयार करते हैं। ये चर्चाएं जब दुनिया के देशों की नीयत को लेकर होने लगी है, इन चर्चाओं के बीच अगर हम अनुसंधान के क्षेत्र में अपना स्थान बनाकर बीमारियों पर नियंत्रण करने के 100 तरीके इजाद नहीं कर पाए, तो हम आजादी के 70 साल बाद इस मुल्क को कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं, किस तरीके का न्याय दे रहे हैं। हम दुनिया से उधार ली हुई चिकित्सा पद्धति और हमारी मौलिक चिकित्सा पद्धति सांस तोड़ रही है। हमको लगता है आयुर्वेद की तरफ तो लौटना फिर कोई बाबा आदम के जमाने में लौटने वाली बात है। अगर आयुर्वेद बाबा आदम का जमाना है तो आज इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पर 80 प्रहार करके ये एलोपैथी दुनिया की उसको बचा के बता दे। अगर आयुर्वेद सबसे बाबा आदम का जमाना है तो लक्ष्मण को जितनी गहरी शक्ति लगी, उतनी गहरी शक्ति के प्रहार के बाद आज के दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को एलोपैथी बचा के बता दे। आज गणेश जी का सिर काटने के बाद सिर का ट्रांसप्लांट कर दिया गया, वरा अवतार का सिर का ट्रांसप्लांट कर दिया गया, इंद्र के जननांग गुप्तांगों का ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ये जो परंपराएं हमारी थी, उन परंपराओं की ओर रिसर्च और हमें बेसिक चिंतन की ओर लौटना पड़ेगा। मैं अंत में 2 ही बात कहूंगा, मेरे नयापुरा के आयुर्वेदिक अस्पताल को सशक्त अस्पताल बनाओ, फिर से ताकतवर अस्पताल बनाओ और महाराव भीम सिंह चिकित्सालय का मौलिक स्वरूप किसी भी सूरत में न बिगड़े। ये मुझे एक आशीर्वाद के स्वरूप आप कोटा की जनता को तोहफा देंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शुभकरण चौधरी। सभापति महोदय, बीच में आप घंटी बजाएं, उससे पहले एक निवेदन